हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 CBSE केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट टेस्ट फर्स्ट लेकर आए हैं, जो कि आपके NCERT पेज 1 to 6 के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, ये मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पहला पार्ट टेस्ट है, जो कि MCQ बेस्ड टेस्ट है, यानी आपको ऑप्शंस टिक करने होंगे, क्योंकि आजकल जो है स्कूल्स में रिटन टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं और कुछ स्कूल्स जो हैं वो ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। तो वो ऑनलाइन टेस्ट MCQ टेस्ट के फॉर्म में ही लिए जा रहे हैं। इसलिए आज के ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनके स्कूल्स में ये टेस्ट हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो ये जो टेस्ट है ये NCERT के पेज नंबर 1 to 6 आपकी क्लास 9th की साइंस की जो फर्स्ट चैप्टर है उसके पेज नंबर 1 to 6 तक जो है ये टेस्ट बेस्ड है, यानी आपको जो सिलेबस है ये टेस्ट का वो है NCERT का पेज 1 to 6। ये है पार्ट टेस्ट 01, फर्स्ट टेस्ट है इस चैप्टर का। पार्ट टेस्ट इसलिए क्योंकि पार्ट वाइज टेस्ट है। तो आज डेट है 8 जुलाई, टाइम है 25 मिनट्स। इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास है 25 मिनट्स। डे है मंडे और मार्क्स आपके सामने है 20 मार्क्स, यानी इन शॉर्ट आपके पास हैं 20 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन है 1 मार्क का और टोटल टाइम आपके पास है वो है 25 मिनट्स। अब जो बच्चे इस टेस्ट को दे रहे हैं तो सीरियसली इस टेस्ट को दें, क्योंकि एज़ यूजुअल अभी आपको पता है कि सारे जो स्कूल्स हैं वो कोरोना के कारण एकदम बंद हुए पड़े हैं और आपके जो टेस्ट्स हैं वो एकदम ज़ीरो हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी 9th क्लास बिल्कुल वेस्ट ना जाए तो आपको जो भी कुछ करना है वो एकदम सिंसियरली करना है। आपको जो टेस्ट देना है ये टेस्ट भी आपको एकदम प्रॉपर प्रेपरेशंस के साथ देना चाहिए। तो उसके बाद जो भी आपके मार्क्स हैं नो मैटर, बट एट लीस्ट यू गिव इट विद योर फुल ऑनेस्टी और विद फुल प्रेपरेशन। तो पेज 1 to 6 आप फुल प्रिपेयर करो, हर एक ब्लूइंग क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से पढ़ो। और अब आपको ये टेस्ट कैसे देना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो टेस्ट का जो लिंक है यही सेम PDF फॉर्म जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेस्ट को डाउनलोड करें। जो तो प्रिंट करा सकता है वो प्रिंट करवा के इस टेस्ट को मतलब अटैम्प्ट करें, टिक ही करने हैं अपने आंसर्स। और जो प्रिंट नहीं करवा सकता तो उसको अपनी कॉपी साइड में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 सही ऑप्शन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 सही ऑप्शन लिखना है। उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें जिसमें मैं सॉल्यूशंस जो हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। अब जिन बच्चों को टेस्ट की तरह नहीं लेना है वीडियो को और एकदम मतलब जैसे आप 20 बेस्ट MCQs देखने आए हो वो देखना है, तो सीधा सीधा आप मेरी वीडियो को फॉलो करते चलें। क्वेश्चन जैसे ही आए वहाँ पे आप पॉज करें, खुद का दिमाग लगाएं, खुद के दिमाग में ऑप्शन सोच लें, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें और देखें कि क्या हम दोनों की जो थिंकिंग थी इस क्वेश्चन के या किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो मैच कर रही थी या नहीं। अगर कर रही थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रही थी तो क्या कमी रह गई थी आपकी प्रेपरेशन में, आपको वो टेस्ट करना है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट टेस्ट 1, पेज नंबर 1 to 6, 25 मिनट्स टेस्ट, MCQ टाइप टेस्ट और वी कैन से बेस्ट 20 MCQs। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जो इस पेज नंबर 1 to 6 है उसका सारा कंटेंट समझ में आया हुआ है। मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, रीज़न बताऊंगा, ख़त्म। मैं रीज़न को इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन का ही काम किया है। अब मैं सिर्फ रीज़न बताऊंगा। आपको आना चाहिए अगर आप ये टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो। अगर आपको आता ही नहीं है तो फिर भी क्यों अटैम्प्ट कर रहे हो। पहले तैयारी करो, पिछले लेक्चर्स देखो, कंप्लीट करो, उसके बाद टेस्ट देखो। Yes, so which one of the following sets would increase on raising the temperature? तो कौन सा है जो increase हो जाएगा टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पे। नन ऑफ दीज ऑप्शन को तो हम बाद में देखेंगे। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज़ करेगा। काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, हमने पढ़ा हुआ है, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्यों?
क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज़ करता है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने से। जबकि डेंसिटी जो है, जो कि थर्ड ऑप्शन में अवेलेबल है, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। डेंसिटी हैज़ नो रिलेशन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो जो सी और डी ऑप्शन है उन पे एकदम काटा मार देंगे हम, और बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम परफेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड था। आई होप आपको आ गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यानी क्वेश्चन नंबर 2। और आप एक बारी पॉज करना क्वेश्चन देखने के बाद, उसके बाद देखते हैं कि किसको कितना आता है और किसको कितना नहीं आता है। सो यस, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सबसे पहली कि गैसेस और लिक्विड्स जो हैं वो फ्लूइड्स की तरह बिहेव करते हैं। सेकंड, गैसेस और सॉलिड्स जो हैं वो फ्लूइड्स की तरह बिहेव करते हैं। थर्ड, सिर्फ गैसेस हैं जो फ्लूइड्स की तरह बिहेव करते हैं। या डी ऑप्शन, सिर्फ लिक्विड्स हैं जो फ्लूइड्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी को सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आनी चाहिए, जो हमने पिछले 3 लेक्चर्स में कवर कर ली हैं। और उन 3 लेक्चर्स में हमने फ्लूइडिटी के बारे में भी पढ़ा था, जो कि आपका ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, ब्लू इंक क्वेश्चन है पेज नंबर 6 के ऊपर। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो गैसेस और लिक्विड्स हैं दोनों ही फ्लूइड्स की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है कि बोथ द गैसेस एंड द लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। सॉलिड्स तो फ्लूइड्स की तरह बिहेव ही नहीं करते। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने की प्रॉपर्टी, सॉलिड्स नहीं बिहेव करते। सिर्फ गैसेस भी नहीं बिहेव करती, गैसेस और लिक्विड्स दोनों बिहेव करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो है करेक्ट आंसर। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। पॉज करो, अपने दिमाग में सोचो, उसके बाद सोल्यूशन देखो। अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। कौन सा जो है करेक्ट अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करता है? तो जैसे आपके लाइन में लिखे हुए हैं ऑप्शन, उसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बताना है। तो हमने पढ़ा है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड्स और उसके बाद गैसेस। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसके बाद लिक्विड्स और उसके बाद गैसेस। तो देखो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा सॉलिड वाला कौन सा ऑप्शन है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ऑक्सीजन गैस है, फिर वाटर लिक्विड है, फिर शुगर सॉलिड है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो शुगर का ये सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहे हैं। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। क्यों? क्योंकि शुगर एक सॉलिड है, सॉलिड का सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन शॉर्ट आप ये वाले साइन जो है यहाँ पे लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, फिर से करेक्ट हो रहा है। तो हम देख सकते हैं, देखो एयर, शुगर और ऑयल। एयर हो गया हमारा गैस, फिर हो गया हमारा सॉलिड। देखो गैस के बाद तो लिक्विड आना चाहिए, मतलब सेकंड ऑप्शन जो हो गया है वो रॉन्ग है। थर्ड पे हमारा लिक्विड रखा हुआ है, और जो एयर और विंड है गैसेस, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने सबसे ज़्यादा बताया हुआ है, गलत। थर्ड भी गलत। फिर से यहाँ पे एयर जो है इन्होंने इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बताया हुआ है, इसलिए ये भी गलत। तो बेस्ट ऑप्शन है ए, इसलिए बेस्ट क्या सबसे करेक्ट ऑप्शन है ए, इसलिए ए जो है वो है आपका राइट आंसर। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अपने मार्क्स आप खुद लगाते जाएं, जो गलत ऑप्शन आपके हिसाब से, जो आपने गलत किया है उसका 0 दें, और जो सही किया है उसको 1 मार्क दें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। एक ऐसी फॉर्म है मैटर की जिसकी फिक्स्ड शेप तो नहीं होती, बट फिक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर होती है। तो ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर को हम कहते हैं लिक्विड स्टेट। सबको पता होगा कि लिक्विड जो है उनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती, बट उनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होती है। तो ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर की हमें एक एग्जांपल बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है केरोसिन, ऑप्शन नंबर बी है वुडन टेबल, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑप्शन नंबर डी सॉल्ट और शुगर। तो हमें लिक्विड स्टेट की इन शॉर्ट एग्जांपल देनी है। सॉल्ट और शुगर तो होते हैं सॉलिड्स, तो ये हो गया रॉन्ग। कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, ये भी हो गया रॉन्ग। वुडन टेबल जो है वो है सॉलिड, ये भी हो गया रॉन्ग। लिक्विड में सिर्फ केरोसिन है, केरोसिन एक ऑयल होता है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आ रहा है। आई होप जिन्होंने करेक्ट किया होगा उनको 1 मार्क मिलेंगे, और जिन्होंने गलत किया है, कोई और ऑप्शन लगाया है, तो उन्हें मिलेगा 0 मार्क। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ मैटर? इनमें से कौन है जो मैटर कंसिडर नहीं किया जा सकता? आई रिपीट, इनमें से कौन है जो मैटर कंसिडर नहीं किया जा सकता? तो मैटर की डेफिनेशन हम सबको पता है। मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच कैन बी परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस, विच कैन बी परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस। तो अगर इस हिसाब से देखें, सॉरी ये क्वेश्चन जो है वो कहीं चला गया। वी वर ऑन द 5th क्वेश्चन आई गेस, यस। सो इस हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास होता है और थोड़ी बहुत वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है। अब देखो एटम है, एटम का तो मास कुछ ना कुछ होता ही है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? ह्यूमिडिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसे हम कहेंगे ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो ऑब्वियसली वाटर वेपर है, गैस है, और गैस तो मैटर होती है। मतलब हमारे पास ऑटोमेटिकली लास्ट ऑप्शन जो है फीलिंग ऑफ हॉट ये है। क्यों? क्योंकि फीलिंग कोई भी होती है वो मैटर में कंसिडर नहीं की जा सकती, क्योंकि फीलिंग को हम अपनी उसका कोई मास नहीं होता है फीलिंग का, ना ही वो फीलिंग कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती, हेंस वो मैटर की डेफिनेशन नहीं फॉलो करती है। इसलिए हम फीलिंग ऑफ हॉट को जो है मैटर की फॉर्म में कंसिडर नहीं करेंगे। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एट प्रेजेंट देयर आर हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? एट प्रेजेंट हमने कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं? हमने पढ़ी हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आंसर क्या हो गया इसका? 3। बिल्कुल गलत। आपको याद होगा तो हमने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं। प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट नाम की जो है हमने मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है 5। वी हैव स्टडीड एट प्रेजेंट 5 स्टेट्स। वो अलग बात है कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ हमने पढ़ी तो है। तो एट प्रेजेंट देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, और यहीं बच्चे कर देते हैं गलती। अब आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी थी जिसके ऊपर है बेस्ड क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन वी पुट सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल यानी जैसे आपका चीनी का दाना होता है उसे हम एक क्रिस्टल कहेंगे, वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के भी क्रिस्टल्स होती हैं। जब हम कुछ क्रिस्टल्स इसके डाल देते हैं किसी बीकर में तो पूरा वाटर जो है वो पिंक हो जाता है। ऐसा क्यों? तो सब्लिमेशन ऑफ क्रिस्टल, सब्लिमेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया? सेकेंड, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो सकता है क्योंकि डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। क्या पता वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल है वो इंटरमिक्स हो गए हों और इसलिए पिंक कलर आ गया। चलो इसको रखते हैं एक बारी। सी ऑप्शन पे चलते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग भी नहीं हमने पढ़ा। डी ऑप्शन, मेल्टिंग। मेल्टिंग भी नहीं अभी तक हमने पढ़ा। इसलिए इसका ऑप्शन जो बी है वो सबसे मतलब फिट बैठ रहा है। इसलिए डिफ्यूजन के कारण ही, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स के कारण ही वी कैन से दैट द होल वाटर जो है वो पिंक हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन अ टी स्पून ऑफ सॉलिड शुगर इज डिसॉल्व्ड इन अ ग्लास ऑफ लिक्विड वाटर व्हाट फेज और फेजेस आर प्रेजेंट आफ्टर मिक्सिंग। तो इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझाता हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब है जब हम एक चम्मच भर के शुगर जो है वो किसी पानी में मिलाते हैं, पूरा डिज़ोल्व मतलब मिल जाता है, उसके बाद जो आता है आपके पास मिल के सोल्यूशन वो कौन सी फेज़ में होता है? वो सॉलिड फेज़ में होता है, वो लिक्विड फेज़ में होता है, वो दोनों सॉलिड लिक्विड में होता है, वो किसी में भी नहीं होता। नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ कोई भी नहीं। तो भाई आप अपने घर में कभी पानी के अंदर चीनी मिलाकर देखना, डिज़ोल्व करके देखना, जिसे इन शॉर्ट हिंदी में कहूँ तो चाशनी कहते हैं। तो अभी आपने चाशनी देखी होगी तो वो एकदम लिक्विड में होती है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, लिक्विड ओनली।
कुछ नहीं था, ये आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। और हाँ, आपने पढ़ा भी है, मिक्स करके देख लो, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। तो ये न्यूमेरिक, ये जो MCQs हैं पूछे जा सकते हैं और फिर बच्चे कंफ्यूज होके गलत कर देते हैं। MCQs आपके लिए थोड़े डिफरेंट होंगे, डिफरेंट दोनों होंगे, बट हाँ MCQs कभी डायरेक्ट नहीं पूछते, थोड़ा आपको कॉमन सेंस अपनी यूज़ करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच हैज़ द लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स के पास सबसे कम एनर्जी होती है? सॉलिड्स के, गैसेस के, प्लाज्मा के या लिक्विड के? देखो प्लाज्मा तो 1 से लेके 6 पेज के बीच में हमने पढ़ा ही नहीं है, तो प्लाज्मा को तो मारो गोली, प्लाज्मा के बारे में नहीं हमने कुछ पढ़ा, हमने सिर्फ पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इनके बीच में सोचो, देखो सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं जैसे एक बहुत ही भीड़ भिड़ाके वाली मंदिर में सपोज कर लो या कहीं बाज़ार में लोग होते हैं, उनके लिए एनर्जी एकदम ज़ीरो होती है, वो कहीं भी मस्त अपना घूम फिर नहीं सकते। लिक्विड्स में एनर्जी थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत वो मूवमेंट पार्टिकल्स कर सकते हैं। गैसेस में तो इतने एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, कुछ भी धूमधाम मचा सकते हैं। हमने पढ़ा था कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मतलब उनके पास तो ज़बरदस्त एनर्जी है। इसका मतलब सॉलिड्स ही हैं जिनके पार्टिकल्स के पास लीस्ट एनर्जी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड्स, दे हैव द लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स। सो आई होप 9th क्वेश्चन सबका सही होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? देखो ये वाला क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जो बच्चे हैं अब वो स्टेटमेंट पढ़ने में गलती कर देंगे, जो पढ़ा है वैसा सही उन्हें कुछ लगेगा बट एक्चुअली में वो नहीं होगा। देखो आप पढ़ के देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑफ द 3 स्टेट, हमें निकालना है इनकरेक्ट कौन सा है। ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर दैट द वन दैट इज मोस्ट कंपैक्ट इज सॉलिड स्टेट। तो ये कह रहे हैं कि सॉलिड स्टेट जो है सबसे कंपैक्ट है। कंपैक्ट मतलब वी कैन से उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा टाइटली फिक्स्ड हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली। कंपैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा टाइट एक दूसरे के साथ। तो हाँ ये बात तो सच है, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। जो क्या कहते हैं 3 मैटर्स है उसमें से सॉलिड स्टेट कंपैक्ट सबसे ज़्यादा होती है, इसमें कोई भी मतलब इशू नहीं है। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ अ लिक्विड। इन्होंने कहा है कि डेंसिटी जो है सॉलिड की वो हमेशा लिक्विड से ज़्यादा होती है। अब क्या ये बात सच है? क्या डेंसिटी सॉलिड की हमेशा लिक्विड से ज़्यादा होती है? अब जिन लोगों ने तो पढ़ा है, खैर इसको पॉइंट को भी थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, इसको छोड़ते हैं, लास्ट में डिस्कस करेंगे। थर्ड में जाते हैं, सी पॉइंट। सी है सॉलिड स्टेट में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो सबसे कम होती है, मतलब पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है वो सबसे कम होती है। हाँ हमने अभी ऊपर डिस्कस किया जैसे बाज़ार में प्रेजेंट होते हैं वैसे हैं, तो सी भी सही है ऑप्शन, सी ऑप्शन भी सही है और ए ऑप्शन भी सही है, हमें फाइंड करनी है इनकरेक्ट। डी, मैटर में बी कॉन्टिन्यूस इन नेचर, पर हमने तो पढ़ा था मैटर इज़ पर्टिकुलेट इन नेचर। अब यहाँ हो जाती है गलती, बच्चे टिक करेंगे मैटर में भी कॉन्टिन्यूस इन नेचर क्योंकि उन्हें बी पार्ट समझ नहीं आता, जबकि इसका करेक्ट आंसर है बी, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ये वाली है, मैटर में भी कॉन्टिन्यूस इन नेचर। मैटर नेचर में कॉन्टिन्यूस हो सकता है, यहाँ नहीं लिखा मस्ट बी, होता ही है, ये नहीं लिखा, मे भी लिखा है, हो सकता है। दैट मीन्स मैटर में भी कॉन्टिन्यूस इन नेचर। येस, वुड है वो कॉन्टिन्यूस है नेचर में, कॉन्टिन्यूस दिख रहा है आपको? आप क्या वुड में से हाथ निकाल सकते हो बाहर? नहीं, इसका मतलब वुड जो है वो कॉन्टिन्यूस है, इसलिए मैटर में भी कॉन्टिन्यूस इन नेचर। कुछ मैटर में भी हो सकते हैं कॉन्टिन्यूस और कुछ नहीं होंगी, पर मे भी लिखा है तो हो सकते हैं, इसका मतलब ये जो है डी वाली स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट नहीं है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है बी, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ लिक्विड। अब जिन्होंने तो अकेला डेंसिटी का क्वेश्चन पढ़ा होगा, सिर्फ डेंसिटी के बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा, उनके लिए तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। बी वाला वो कहेंगे कि नहीं सर आप इनकरेक्ट कह रहे हो इसे भैया, सर तो नहीं भैया, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। हमने पढ़ा है डेंसिटी जो होती है सॉलिड्स की वो हमेशा लिक्विड से ज़्यादा होती है। पर क्या आपने आइस और वाटर के बारे में पढ़ा है? जो आपका ब्लू इंक क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पे, उसमें आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आइस की जो डेंसिटी हो जाती है उस टाइम पे वो कम हो जाती है वाटर से।
इसका मतलब आइस जो कि सॉलिड है, वाटर जो कि लिक्विड है, सॉलिड की डेंसिटी वाटर यानी लिक्विड से कम हो गई है। इसका मतलब बी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ऑलवेज नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम्स में होता है। ऑलवेज वर्ड यूज़ करना इनकरेक्ट हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सॉलिड की जो डेंसिटी है वो लिक्विड से ज़्यादा होती है, मोर होती है, बट नॉट ऑलवेज। आइस वाटर के केस में ये नहीं होता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है, जो कि मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट था, ये आपको समझ में आया होगा। जिसने सही अटैम्प्ट किया वो 1 मार्क दे ले, और जिसने गलत वो अपने आप को 0 दे ले। 11th सबसे इजी, बट इसमें बच्चे करेंगे गलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही एक चीज़ रिपीट की गई है ऑप्शन में, बट सिर्फ डिफरेंस जो है वो है स्पेलिंग्स की। सिर्फ डिफरेंस जो है वो है स्पेलिंग्स। तो आपको स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए MCQs में, वरना ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे लगा देते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गलत। लिक्विफाइड की स्पेलिंग वो ये लिख देते हैं, जबकि लिक्विफाइड की स्पेलिंग होती है ये डी। इट्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो क्वेश्चन नंबर 11 का डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसमें कोई डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे, इसमें तो आप सबको पता ही होगा। वरना जिसको ये भी नहीं पता, प्लीज़ यार थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा प्लीज़ पढ़ लो, फिर उसके बाद टेस्ट दो। क्वेश्चन नंबर 12, आइस फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बिकॉज। अभी हमने पढ़ा, इसका तो सीधा सीधा रीज़न लिखेंगे कि आइस हैज़ लेस डेंसिटी दैन वाटर। अभी हमने पढ़ा कि आइस और वाटर के जो केस में है, आइस की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। आप लिख सकते हैं आइस जो है इज़ लेस डेंस ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। तो अपने स्ट्रक्चर के कारण आइस जो है वो लेस डेंस होती है। ये क्वेश्चन आइस वाटर फ्लोट का अगर आपने पढ़ना है तो ब्लूइंग क्वेश्चन वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने जैसे समझाया हुआ है। इसमें मैं नहीं समझाने वाला। अभी हमने डिस्कस किया था कि आइस इज़ लेस देन वाटर, तो बस ख़त्म बात। खुद थोड़ा प्लीज़ पढ़ो यार, इतना मेहनत करो। हमेशा टीचर ही क्यों मेहनत करे? बच्चों को मेहनत से पेपर देना चाहिए, उसके बाद टीचर तो मेहनत कर ही रहा है पढ़ाने में ना। 13th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, असाइनमेंट में भी हमने दिया था। और 13th क्वेश्चन है, अ पंचर्ड टायर बिकम्स फ्लैट मोर रैपिडली इन समर दैन इन विंटर। तो पंचर्ड टायर जो है वो जल्दी से, यू कैन से, उसकी हवा जल्दी से निकल जाती है गर्मियों में रादर दैन सर्दियों में। डिफ्यूजन प्लस लो टेम्परेचर, मतलब इसमें डिफ्यूजन और टेम्परेचर का कुछ तो मतलब यू कैन से गड़बड़ी है। अब देखो क्या होता है, डिफ्यूजन तो होनी है क्योंकि टायर के अंदर की जो हवा है वो बाहर की हवा से इंटरमिक्स हो जाती है, इसलिए डिफ्यूजन तो होगा ही। किसका डिफ्यूजन होगा? डिफ्यूजन किसका होगा? डिफ्यूजन होगा एयर का, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों जगह एयर होती है, हवा होती है। सो डिफ्यूजन तो होगा एयर का। अब हाई टेम्परेचर का क्या रिलेशन? देखो समर्स में टेम्परेचर होता है हाई, और अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि टेम्परेचर को बढ़ाने से डिफ्यूजन जो है वो बढ़ता है, इसलिए समर्स में ज़्यादा तेज़ी से टायर जो है वो फ्लैट होता है दैन इन विंटर्स। फिर से रिपीट करते हैं, डिफ्यूजन तो होना ही होना है, बट साथ ही साथ क्या होता है समर्स में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है इसलिए डिफ्यूजन है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और डिफ्यूजन इंक्रीज़ कर जाता है इसलिए समर्स में रैपिडली होता है विंटर्स से। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। डिफ्यूजन ऑफ एयर आ गया ना, बस वहीं आपने टिक कर देना था वैसे तो ये, क्योंकि गैसेस कहीं है नहीं, और अकेला डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ एयर ज़्यादा बेटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये पंचर टायर वाला आप असाइनमेंट के सॉल्यूशंस में समझ लेना, नेक्स्ट वीडियो में असाइनमेंट के सॉल्यूशंस में लाने वाले हैं। इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, वरना नेट पे सर्च कर सकते हो आप, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा गूगल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम इट्स फ्रेग्रेंस और स्मेल स्प्रेड्स ओवर द एंटायर रूम। जब एक बॉटल परफ्यूम की खोलते हो तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो सारे रूम में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा होता है। सबसे पहला ऑप्शन है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इसका क्या रिलेशन है परफ्यूम का हर कॉर्नर में जाना? है रिलेशन, थोड़ा थोड़ा है रिलेशन। डिफ्यूजन ऑफ एयर, अकेली डिफ्यूजन ऑफ एयर, एयर कहाँ से आ गई भाई? परफ्यूम में तो कोई गैस होती है प्रेजेंट,
एयर तो होती नहीं, तो ये तो हो गया गलत। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस एक से ज़्यादा गैस थोड़ा ना होती है परफ्यूम में, एक गैस होती है और बाकी तो आसपास हवा होती है, तो ये भी गलत हो गया। अकेला डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो गलत हो गया। सी जो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस प्लस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। गैसेस क्यों? क्योंकि एक गैस जो परफ्यूम के अंदर है, बाकी गैस जो एयर के अंदर है, तो परफ्यूम के पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल्स रहते हैं इंटरमिक्स, और इंटरमिक्स को हम कहते हैं डिफ्यूजन। साथ ही साथ पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, इसलिए वो हर जगह फैल जाती है, इसलिए ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट we come to question number 15. According to the modern day scientist, matter is, modern day scientist क्या कहते हैं मैटर को? Particulate in nature, made up of पंच तत्व, continuous in nature, air, water, earth, fire and sky. तो अब इसमें देखें तो एयर वाटर अर्थ फायर एंड स्काई जो है ये किसने कहा था? ये तो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स ने कहा था। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे हमारे, उन्होंने बताया था कि बने होते हैं इसके पांच तत्व के। तो ये पंच तत्व वाला पॉइंट भी है, ये भी हमें एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स ने बताया था, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स। फिर बात आई कॉन्टिन्यूस इन नेचर, मैटर तो नेचर में कॉन्टिन्यूस होता ही नहीं है। अगर तो लिखा होता मे बी तो हो सकता है, पर उन्होंने सीधा सीधा इज लिख दिया, मतलब है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, पर्टिक्यूलेट है। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डे साइंटिस्ट मैटर इज पर्टिक्यूलेट इन नेचर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 16th, विच हैज़ मोर डेंसिटी। तो अभी हमने पढ़ा कि एयर और वाटर में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है? वाटर की। आइस की जो आइस और वाटर में से आइस की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, आइस की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है उसके स्ट्रक्चर के कारण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखो अब ये इजी से क्वेश्चंस रह गए हैं, पर जो भी है तो इम्पॉर्टेंट। इट इज़ जस्ट ईजी टू कंप्रेस अ लिक्विड एज इट इज़ टू कंप्रेस अ गैस। तो कहने का मतलब है कि लिक्विड को कंप्रेस करना और गैस को कंप्रेस करना एक ही बात है। भाई एक ही बात है। पूरी हमने प्रॉपर्टीज़ राम कथा पढ़ गई, पूरी रामायण ख़त्म हो गई और ये पूछे राम जी कौन है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। अलग अलग हैं, तभी तो गैसेस और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ हमने अलग अलग पढ़ी। गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, लिक्विड्स उतनी ज़्यादा कंप्रेस नहीं की जा सकती। हमने इसका एग्जांपल पढ़ा था कि एक जो इंजेक्शन होता है, अगर आप उसमें एक में गैस डाल दोगे और एक में लिक्विड डाल दोगे और उसकी जो पॉइंट है, स्टार्टिंग निब जो है जिसमें कह लो सिरिंज होती है, उसको आप बंद कर दोगे और फिर उसके बाद उसको दबाओगे इंजेक्शन को, तो गैस वाला जो इंजेक्शन है वो ईजिली दब जाएगा, लिक्विड वाला इंजेक्शन काफ़ी टाइम तक दबेगा, उसके बाद नहीं दब पाएगा। इसलिए गैस को कंप्रेस करना ईजी होता है लिक्विड से, इक्वल नहीं होता। गैस को कंप्रेस करना ईजी होता है लिक्विड से, बट इक्वल नहीं होता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे और उसके बाद 19 पे। द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर इज़। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर को बाइंड करके रखता है वो फोर्स अट्रैक्टिव होता है नेचर में। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सच दैट नो वन कैन ब्रेक इट प्लस अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये फोर्स जो होता है वो इतना एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम वाटर में से अपना हाथ जो है वो निकाल सकते हैं। अगर फोर्स इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो क्या हम वाटर के बीच में से अपना हाथ निकाल सकते? नहीं। हम वाटर के जो बीच के वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो फोर्स है वो तोड़ देते हैं, तभी तो हम उनमें से हाथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो हमने तोड़ दिया और ये लिख रहे हैं नो वन कैन ब्रेक इट। नो। रिपल्सिव इन नेचर बिल्कुल ही गलत, हमने अट्रैक्टिव पढ़ा है। समटाइम्स अट्रैक्टिव समटाइम्स रिपल्सिव गलत, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर। आई डोंट थिंक सो। अभी ये जो न्यूमेरिकल्स क्या MCQs हैं ईजी से हैं, इनमें इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप सब ने पढ़ा हुआ है। सो नाउ वी कम टू द सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल MCQ क्वेश्चन नंबर 19। सॉलिड्स हैव नो कंप्रेसिबिलिटी। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे करेंगे ट्रू और 1% बच्चे होंगे जिनमें दिमाग होगा, वो करेंगे
फॉल्स। तो एब्सोल्युटली इसका आंसर है फॉल्स, ट्रू नहीं है। हाँ, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सॉलिड्स हैव नो कंप्रेसिबिलिटी, बट हमने वहाँ पे पढ़ा था कि सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नो ऑप्शन हम नहीं देंगे इसमें। नो का मतलब है बिल्कुल ही नहीं होना, नेग्लिजिबल का मतलब नो और नेग्लिजिबल अलग अलग होते हैं। नो का मतलब एग्जैक्टली नो, नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर। एग्जैक्टली ना नहीं, बट ना के बराबर। जैसे मैं कहूँ कि ए की जो हाइट है वो बी के ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, तो वो हो गया नेग्लिजिबल वाला केस। और अगर मैं कहूँ ए और बी की हाइट एग्जैक्टली बराबर है, दोनों अलग अलग बातें हो गई ना। वैसे यहाँ पे सॉलिड्स हैव नो कंप्रेसिबिलिटी और सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, तो फॉल्स है। सॉलिड्स की कंप्रेसिबल हो सकते हैं, हाँ ना के बराबर, बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं बट हो सकते हैं। और उसमें से हमने पढ़ा था कि जो स्पॉन्ज होता है वो तो बहुत अच्छे से कंप्रेस हो जाता है, तो इसलिए वी हैव द आंसर इज़ नो। नेक्स्ट इज लिक्विड्स कैन फ्लो सो liquids can flow so they are not rigid but can be called fluids. Absolutely right, ये हमने NCERT की लाइन ही है कि लिक्विड जो हैं वो फ्लो करते हैं, इसलिए हम उन्हें लिक्विड्स सॉलिड रिजिड नहीं कहेंगे, सॉरी, बट उन्हें हम फ्लूइड्स का नाम दे देंगे। तो यही थे हमारे 20 MCQ क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे। ऑब्वियसली जिन्होंने तैयारी की होगी उनको सब आता होगा, बट जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आई होप उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जिनके एग्ज़ाम्स हैं उन्हें प्रिपेयर कर लेना चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोज हु आर गिविंग MCQs टेस्ट एनीवेयर ऑन योर ट्यूशंस, टू योर स्कूल्स, एनीवेयर। जिसको आराम से बैठ के टेस्ट करना है वो इस टेस्ट का जो PDF फॉर्म है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में। लाइक का बटन ठोक डालें और अगर कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करने वाला हूँ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।